मेरा नाम कविता है। मैं अपने गांव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी और वही पहली लड़की थी जिसे सरकारी नौकरी मिली। मैं टीचर बन गई थी और मेरी तनख्वाह 70,000 रुपये थी। इस बात से मुझे बहुत खुशी थी क्योंकि सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं होता। जैसे ही मेरी नौकरी लगी, मेरी शादी की बातें शुरू हो गई। हमारे घर की आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी थी, लेकिन अब मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आने लगे। ऐसे लोग भी रिश्ता लेकर आने लगे जो पहले हमें देखते तक नहीं थे। मैं अपने ही खानदान में शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने अपने माता पिता से साफ कह दिया कि मैं बाहर ही शादी करूंगी। पहले मेरे चाचा ने मना कर दिया था, लेकिन अब जब मेरी नौकरी लग गई तो उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता भेज दिया, जिससे मेरा फैसला और मजबूत हो गया। मेरे माता पिता ने मेरी बात मान ली और बाहर रिश्ते देखना शुरू कर दिया। उस दिनों मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भी था और थोड़ी बेचैनी भी। सुकून इस बात का कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, और बेचैनी इस बात की कि अब मेरी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होने वाला है। मैं रोज़ स्कूल जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और खुद पर गर्व महसूस करती थी, लेकिन साथ ही मेरे मन में ये सवाल भी रहता था कि क्या मेरे होने वाला पति मेरी मेहनत और मेरी पहचान की कदर करेगा या नहीं। घर में हर दिन किसी न किसी रिश्ते की बात होती रहती थी। माँ मुझे बताती थी कि कहीं से लोग आने वाले हैं या किसी ने रिश्ता भेजा है। मैं चुपचाप सब सुनती और मन ही मन दुआ करती कि जो भी फैसला हो वो मेरे लिए अच्छा हो। मैं हमेशा यही चाहती थी कि मेरा जीवन साथी ऐसा हो जो मुझे समझे, मेरी इज्जत करे और हर वक्त मेरा साथ दे। मेरे माँ और बाबा भी मेरी हर बात का ध्यान रखते थे और कोई भी रिश्ता तय करने से पहले उसे अच्छे से परखते थे। यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था कि वे मेरी खुशी को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी का फैसला सोच समझकर ही करूँगी, क्योंकि यह फैसला पूरी ज़िंदगी को प्रभावित करता है। कुछ समय बाद मेरे माता पिता को एक अच्छा रिश्ता मिला। उस लड़के के घर में उसके माता पिता, एक भाई और एक बहन थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बहन बचपन से बीमार है और उसे दौरे पड़ते हैं, इसलिए वह ज़्यादातर घर पर ही रहती है। यह सुनकर हमें थोड़ी चिंता ज़रूर हुई, लेकिन उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह पुरानी बीमारी है। लड़के वाले बहुत अच्छे और सम्मान देने वाले लोग थे। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, बस एक अच्छा फर्नीचर दे दिया जाए, वही काफ़ी है। मेरे घर वाले ये सुनकर खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मेरा ज़रूरी सामान तैयार कर रखा था, जो मेरा हक था। उन्होंने कहा कि फर्नीचर भी अच्छा ही देंगे। इस तरह अच्छे माहौल में सारी बातें तय होने लगी, क्या होगा और कैसे होगा। लड़के का नाम सतीश था। वह दिखने में अच्छा, स्वभाव से अच्छा और कम उम्र का था। उससे शादी करके मुझे भी खुशी होती, क्योंकि उसमें कोई कमी नज़र नहीं आती थी। धीरे धीरे शादी की तारीख भी तय हो गई और रिश्तेदारों की बातें भी बंद हो गई, क्योंकि मेरी शादी एक अच्छे और सुंदर लड़के से हो रही थी। पहले एक बार मेरी बुआ ने भी मेरे लिए एक रिश्ता बताया था और इस बात का एहसान जताया कि उनकी अपनी बेटियां भी शादी के लायक है। फिर भी उन्होंने मेरी बात सोची और रिश्ता भेजा। उन्होंने कहा कि एक बार देख तो लो। जब हमने उस रिश्ते के बारे में थोड़ा पता किया तो मालूम हुआ कि उस आदमी की उम्र 40 साल है। यह सुनकर मेरे बाबा बहुत दुखी हो गए और रोने लगे। उन्होंने कहा कि मेरी इतनी कम उम्र की बेटी के लिए इतना बड़ा लड़का कैसे ठीक हो सकता है। इसके मुकाबले सतीश मेरी ही उम्र का था और वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। हमें लगा कि उसके साथ मेरी ज़िंदगी ठीक से गुजर सकती है, इसलिए मेरी शादी सतीश से कर दी गई और मैं अपने नए घर आ गई। वह दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़ास दिन था, जब मैं दुल्हन बनकर अपने घर से विदा हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में नई ज़िंदगी की उम्मीद भी थी। जब मैं ससुराल पहुंची तो सब लोग मेरे लिए नए और अनजान थे,
लेकिन सबका व्यवहार बहुत प्यारा भरा था। मेरी सास ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे प्यार से घर के अंदर ले गई। मेरा कमरा बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ था। हर चीज़ नई और सही जगह पर रखी थी। धीरे धीरे रात होने लगी और मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं चुपचाप बैठी थी। तभी दरवाज़ा खुला और सतीश अंदर आया। उसके चेहरे पर नरमी थी। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और मेरे पास बैठ गया। उसकी आवाज़ बहुत शांत थी। उसने प्यार से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके व्यवहार में पूरा सम्मान था। उसने मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला और ऐसी कोई बात नहीं की जिससे मुझे डर लगे। मैंने पहली बार चैन की सांस ली और मुझे लगा कि मेरा फैसला सही था। उसने मेरी भावनाओं को समझा और मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। उस रात मुझे एहसास हुआ कि अगर साथ देने वाला इंसान अच्छा हो तो ज़िंदगी सच में खूबसूरत बन जाती है। उसकी बातें मेरे दिल को छू रही थी और मैं धीरे धीरे इस नए रिश्ते को अपनाने लगी। मुझे भरोसा होने लगा था कि आने वाले दिन मेरे लिए आसान होंगे और मैं इस घर में अपनी जगह बना लूँगी। शादी के अगले दिन तक सब लोग मेरी बहुत सेवा कर रहे थे। खाना, पानी, चाय और नाश्ता सब कुछ मुझे कमरे में ही दिया जा रहा था। मैं चुपचाप बैठकर अपने नए जीवन के बारे में सोचती रहती थी। फिर तैयार होकर मैं मुंह दिखाई की रस्म के लिए बाहर गई, जहाँ कई औरतें मेरे आसपास बैठी थी। कोई मेरे हाथ देख रही थी, कोई मेरा चेहरा और कोई मुझे दुआएं दे रही थी। इसके बाद मैं वापस अपने कमरे में आ गई। ऐसे ही 2-3 दिन आराम से गुजर गए और सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन जब मैं पहली बार ठीक से बाहर निकली तो मैंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैंने अपनी ननद को देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था और वह शादी में भी नहीं आई थी। वह मेरी ही उम्र की थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वह एक कोने में बैठी थी और उसे जंजीरें से बांधा गया था। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। आंखों के नीचे काले घेरे थे और बाल बिखरे हुए थे। मुझे देखते ही वह खड़ी हुई और मेरी तरफ आने लगी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो और उसके दिल में बहुत सी बातें छिपी हो। मैं डर गई और वहीं रुक गई, लेकिन जंजीर की वजह से वह मेरे पास नहीं आ सकी। जंजीर की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी और वह रुक गई। उसकी आंखों में गहरी बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। मेरी सास ने तेज़ आवाज़ में कहा, मिनल, मैंने तुझे बताया था ना, ये तेरी भाभी है, चुपचाप बैठ जा। ये सुनकर वह तुरंत शांत हो गई और एक तरफ जाकर बैठ गई, जैसे उसे हर बात मानने की आदत हो। फिर मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और प्यार से बोली, बेटा, यह उठ भी जाए तो कोई बात नहीं, यह कुछ नहीं करती, लेकिन हम इसे इसलिए बांध कर रखते हैं कि कहीं कुछ गलत न कर दे। घबराना मत, यह हमारी ही बेटी है, बस इसकी किस्मत खराब है। मैं धीरे से उसके पास जाकर बैठी और उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे वह मुझसे भी डर रही हो। मैंने प्यार से पूछा, कैसी हो? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप मुझे देखती रही। यह देखकर मेरे मन में डर बैठ गया, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से डर लगता था जिनकी हालत ठीक नहीं होती। मैं सोचने लगी कि पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन वह जंजीर से बंधी थी, इसलिए मैं वहीं बैठी रही। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। फिर मैंने अपनी सास से पूछा, अगर इसकी हालत इतनी ख़राब है तो इसका इलाज क्यों नहीं करवाते? मेरी सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, करवाते हैं बेटा, इसकी दवाइयाँ भी चल रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फिर वह कुछ देर चुप रही और बोली, यह पहले बहुत सुंदर और प्यारी थी, लेकिन बचपन में ही किसी की बुरी नज़र लग गई या किसी ने इस पर जादू कर दिया, तभी से इसकी हालत ऐसी हो गई। यह सुनकर मेरा दिल दुख से भर गया। मैंने धीरे से कहा, भगवान इसे ठीक करे और इसे अच्छा जीवन दे। मेरी सास ने भी धीमी आवाज़ में कहा, हाँ बेटा,
अब हम क्या कर सकते हैं? मैं अपने कमरे में आकर काफ़ी देर तक उसी के बारे में सोचती रही। उसकी आंखों का डर, उसकी खामोशी बार बार मेरे मन में घूम रही थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन वह कह नहीं पा रही हो। बाद में मुझे पता चला कि मिनल को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। उसे कमरे के अंदर जंजीर से बांधकर रखा जाता था। उस दिन शायद उसे नहलाने के लिए बाहर लाया गया था। कमरे में एक खिड़की थी, उसी से उसे खाना और पानी दिया जाता था। जब भी मैं उस खिड़की के पास से गुजरती तो अंदर से जंजीर की हल्की आवाज़ सुनाई देती और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई धीरे से दीवार पर हाथ मार रहा हो। ये सब देखकर मुझे बहुत घुटन महसूस होती थी और मन में सवाल उठता था कि कोई ऐसी ज़िंदगी कैसे जी सकता है। ये एक अजीब कैद थी जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन मेरे पास इन बातों के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी भी एक तय तरीके से चल रही थी। मेरी सरकारी नौकरी थी और उसी में मेरा पूरा दिन निकल जाता था। घर से स्कूल ज़्यादा दूर नहीं था। सुबह की ठंडी हवा में जब मैं तैयार होकर बाहर निकलती तो सतीश दरवाजे पर मेरा इंतज़ार करता था और मुझे अपने साथ स्कूल छोड़ने जाता था। रास्ते में सूरज धीरे धीरे निकलता रहता, सड़क पर हल्की चहल पहल होती और हम दोनों कभी चुप रहते तो कभी धीरे धीरे बातें करते हुए आगे बढ़ते थे। दोपहर में वह अपने दफ्तर से लौटते समय मुझे साथ ले आता था। इस दौरान हम बातें करते, कभी हंसते, कभी वह मुझे अपने दफ्तर की बातें बताता और कभी मैं स्कूल के बच्चों की बातें उसे सुनाती। कभी कभी वह रास्ते में गाड़ी रोक देता, हम उतरकर आइसक्रीम खा लेते या किसी छोटी दुकान पर बैठकर चाय पी लेते। कभी हम बाज़ार भी चले जाते, जहाँ चीज़ें देखते देखते समय का पता ही नहीं चलता था। उन पलों में मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत हल्की और खुश लगती थी और घर लौटकर मन को सुकून मिल जाता था। मेरी सास रोज़ खाना बनाकर रखती थी और पूरे घर में खाने की अच्छी खुशबू फैल जाती थी। मेरे ससुर अपने काम में व्यस्त रहते थे। हम सब मिलकर खाना खाते, फिर थोड़ी देर बाद चाय पीते और अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते थे। दोपहर का समय बहुत शांत होता था, जिससे शरीर और मन दोनों को आराम मिलता था। शाम होते ही मैं रसोई में लग जाती थी। आटा गूंथती, चूल्हे पर रोटियां बनाती, सब्जी तैयार करती, बर्तन साफ करती और अगले दिन के लिए सब कुछ ठीक से जमा देती थी। यह सब करते हुए थकान तो होती थी, लेकिन दिल में सुकून रहता था कि मैं अपने घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही हूँ। रात को हम सब फिर साथ बैठकर खाना खाते और धीरे धीरे सब अपने कमरों में चले जाते, जिससे घर में शांति छा जाती थी। मैं सुबह होने से पहले ही उठ जाती थी, नाश्ता बनाती, सबको खिलाती और फिर खुद तैयार होकर स्कूल चली जाती थी। शाम से सुबह तक के ज़्यादातर काम मैं ही करती थी, जबकि दिन में मेरी सास बाकी काम संभाल लेती थी। हमारे बीच कभी कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। सतीश अक्सर कहता था कि उसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं और किसी के मामलों में दखल नहीं देते। उसकी ये बात सुनकर मुझे भी लगता था कि सच में मेरी ज़िंदगी आसान है और सब ठीक चल रहा है, लेकिन फिर भी मिनल की बंद सी ज़िंदगी मेरे मन में एक चुप सा सवाल बनकर रह जाती थी। एक दिन मेरी सास मेरे कमरे में आई। पहले उन्होंने दरवाजे पर रुककर देखा कि सतीश अंदर है या नहीं। मैंने बताया कि वह अपने दोस्त से मिलने गया है। उस दिन छुट्टी थी, इसलिए घर में शांति थी। वह अंदर आई और मेरे सामने बैठ गई। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपना दुपट्टा ठीक किया और एक कागज़ मेरी ओर बढ़ाते हुए बोली, बेटा, इस बार बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है। मैंने जब कागज़ देखा तो उसमें 15,000 रुपये का बिल था। उन्होंने धीरे से कहा कि उनके पास सिर्फ 5,000 रुपये ही है। उन्होंने समझाया कि शादी का माहौल होने की वजह से शायद ध्यान नहीं रहा और पंखे चलते रह गए। उन्होंने यह भी कहा
कि जब लोग दूसरों के घर आते हैं तो इतना ध्यान नहीं रखते, और वैसे भी हमारे देश में बिजली बहुत महंगी हो गई है। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, अगर मैं सतीश से ज़्यादा पैसे मांगूंगी तो वह परेशान हो जाएगा, उसके पास ज़्यादा पैसे भी न हो और वह नाराज़ भी हो सकता है। अगर तुम्हारे पास हो तो तुम दे दो। मैंने उनकी तरफ देखा, वह पहली बार मुझसे कुछ मांग रही थी। उनकी आंखों में झिझक भी थी और उम्मीद भी। मैंने तुरंत अपने पर्स से 10,000 रुपये निकालकर उनके हाथ में रख दिए और कहा कि आप रख लीजिए। उनके चेहरे पर तुरंत राहत आ गई। उन्होंने पैसे लेते हुए कहा, बेटा सतीश को यह बात मत बताना, वह कहेगा कि मेरे बीवी से पैसे क्यों लिए, वह तुमसे बहुत प्यार करता है और गुस्सा हो जाएगा। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा कि मेरा पति सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। वह खुश होकर कमरे से चली गई। अगले दिन बिल भी जमा हो गया और मैंने इस बात को वही ख़त्म समझ लिया। 2 दिन बाद शाम को हमें मेरे माँ बाबा के घर जाना था। मैं तैयार होकर बाहर आई तो मुझे लगा कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। अब हमारी शादी हो चुकी थी और अपना घर भी था, इसलिए मैंने सतीश से कहा कि रास्ते में 2 किलो सेब लेते हैं। वह दरवाजे के पास मोटरसाइकिल के साथ खड़ा था। उसने कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं अब भी लेकर आता हूँ। वह चला गया और मैं उसका इंतज़ार करने लगी। गली में हल्की हवा चल रही थी। थोड़ी देर बाद वह वापस आया और उसके हाथ में सेब का थैला था। मैं खुश हो गई, लेकिन जब उसने थैला खोला तो उसमें सेब की जगह केले थे। मैंने हैरानी से पूछा कि सेब क्यों नहीं लाए, सामने तो अच्छे सेब थे। उसने मुस्कुराकर कहा कि सेब 50 रुपये किलो थे तो 2 किलो के 1000 हो जाते, इसलिए वह केले ले आया जो 200 रुपये दर्जन थे और 400 में काम हो गया। मैंने धीरे से कहा कि मेरे घर में कोई भी केले शौक से नहीं खाता। वह हंसकर बोला कि कोई बात नहीं, उनसे कह देना कि केले का मिल्क शेक बना ले, इससे सेहत भी अच्छी रहेगी और स्वाद भी आएगा। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। वह हंसते हुए मोटरसाइकिल स्टार्ट करके मेरे घर की तरफ चल पड़ा और मैं उसके पीछे बैठी यही सोचती रही कि अगर वह 1000 के सेब ले आता तो क्या फ़र्क पड़ जाता। फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ही गलत सोच रही हूँ और इतनी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी मन में थोड़ी सी चुभन रह गई। जब ससुराल में मेरी पहली तनख्वाह आई तो मैं बहुत खुश हुई और सोचा कि इस खुशी में सबके लिए कुछ तोहफा लेना चाहिए। मैं बाज़ार गई और ध्यान से देखकर सबके लिए एक एक सूट खरीदा। अपनी सास, ससुर, सतीश और मिनल के लिए भी एक सुंदर और हल्के रंग का जोड़ा लिया ताकि उसे पहनने में आराम रहे। घर आकर जब मैंने सबको उनके तोहफे दिए तो घर में खुशी का माहौल हो गया। सबने अपने कपड़े देखकर खुशी जताई, लेकिन जब मैंने सास से कहा कि यह मिनल के लिए है तो उन्होंने तुरंत कहा कि इसके लिए लेने की क्या ज़रूरत थी, वो तो इसे खराब ही कर देगी क्योंकि वह सारा दिन ज़मीन पर बैठी रहती है। मैंने प्यार से कहा कि कोई बात नहीं, अगर वह खराब भी कर दे तो भी एक बार उसे नया कपड़ा पहनने दे। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और बोली, नहीं बेटा, तुम यह सूट वापस कर दो और जितने पैसे का यह सूट है उतने पैसे मुझे दे दो, मैं उसकी दवाइयाँ ले आऊँगी। मैं थोड़ा हैरान हुई, लेकिन मैंने तुरंत कहा, यह क्या बात हुई, दवाइयाँ मैं अलग से ले आऊँगी, कितनी की है? मुझे लगा दवाइयाँ 2 या 2500 की होगी, लेकिन उन्होंने कहा कि 15,000 रुपये की है। मैं एक पल के लिए रुक गई, फिर मैंने अपने पर्स से 15,000 रुपये निकाले और उनके हाथ में दे दिए। साथ ही वह सूट भी दे दिया और कहा, आप दवाइयाँ भी ले आइए और उसे एक बार यह जोड़ा भी पहना दीजिए। मेरी सास के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने मुझे दुआएं दी और कहा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, ऐसी बहू किस्मत वालों को ही मिलती है। उनकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगा
और लगा कि मैंने सही किया है। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। मेरी सास कभी किसी बहाने से मेरे पास आती, कभी कहती कि घर का खर्च ज़्यादा हो गया है, कभी कहती कि कोई चीज़ लेनी है, और इस तरह मुझसे पैसे ले लेती। मैं हर बार बिना कुछ कहे पैसे दे देती, क्योंकि मैं घर में शांति चाहती थी। यहाँ तक कि सतीश भी कभी कभी मुझसे पैसे लेने लगा। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे खाते में कितने पैसे हैं? मैंने कहा 15,000 रुपये है। तो उसने कहा कि यह मुझे दे दो, मुझे किसी को देने हैं। जब तुम्हारी या मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। मैंने उस पर भरोसा करके उसे पैसे दे दिए, लेकिन जब उसकी तनख्वाह आई तो उसने पैसे लौटाने की बात तक नहीं की। मैं भी चुप रही, यह सोचकर कि शायद वह खुद ही वापस कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी 70,000 रुपये की तनख्वाह में से 40,000 रुपये घर के खर्च में जाने लगे, और जो पैसे बचते उनसे मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ ले लेती, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाती थी। मैं एक टीचर थी और मुझे रोज़ अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाना होता था, लेकिन मेरे कपड़े पुराने होते जा रहे थे और जूते भी घिस गए थे। फिर भी मेरे पास नए लेने के लिए पैसे नहीं थे। जब मैं आईने में खुद को देखती तो मन बहुत उदास हो जाता था। ऊपर से हर महीने बिजली का बिल भी एक बोझ बन जाता था। मेरी सास हर महीने आकर मुझसे बिल के पैसे मांगती और मैं बिना कुछ कहे उन्हें पैसे दे देती थी। वही सतीश भी हर महीने मुझसे 10 या 15,000 रुपये ले लेता था और कभी वापस नहीं करता था। रात को जब मैं लेटती तो यह सोचती रहती कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। घर वाले व्यवहार में तो अच्छे थे, लेकिन पैसों के मामले में ऐसा क्यों कर रहे थे। बहू के पैसे इस तरह नहीं लेने चाहिए। सतीश की तनख्वाह भी मेरी जितनी ही थी। उसका काम ऐसा था कि अगर वह मेहनत करता तो अच्छी कमाई कर सकता था, लेकिन अगर मेहनत न करे तो मुश्किल से 40,000 रुपये ही कमा पाता था। यह सब सोचकर मैं बहुत उलझन में पड़ जाती थी। मेरे मन में कई सवाल उठते रहते थे, लेकिन फिर भी मैं चुप थी, इस उम्मीद में कि शायद समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि मैं अपने पति को यह न बताऊं कि वह मुझसे पैसे लेती है। मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि मुझे लगा कि घर की शांति के लिए ऐसा करना सही है। लेकिन एक दिन मुझे अचानक पता चला कि सतीश को पहले से ही सब कुछ पता था। वह जानता था कि उसकी माँ मुझसे पैसे लेती है और वह खुद भी इस बात में शामिल था। यह जानकर मेरा दिल टूट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे भरोसे को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा था। तब मुझे समझ आया कि इस रिश्ते में मैं अकेली हूँ और वे लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। वे मेरे पैसे को अपना हक समझकर ले रहे थे। इसके बाद मैं पहले जैसी नहीं रही, लेकिन फिर भी मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैंने सोचा कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे दिल में हमेशा एक बोझ बना रहा। एक दिन दोपहर में घर में पूरी तरह शांति थी। तब भी मेरे ससुर मेरे पास आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। वे मेरे सामने बैठ गए और बोले कि बेटा, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उनकी आवाज़ में हिचकिचाहट थी, जैसे उन्हें बात कहने में मुश्किल हो रही हो। फिर उन्होंने कहा कि हमने जो तुम्हें सोने का सेट दिया था वह हमें वापस चाहिए, क्योंकि उन्हें उसकी बहुत ज़रूरत है। मैंने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा। मेरे मन में कई सवाल आए, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा। मैं उठी और वह सोने का सेट लाकर उन्हें दे दिया, जो उन्होंने मुझे रिसेप्शन के दिन दिया था। वह सेट बहुत भारी नहीं था, लेकिन काफ़ी सुंदर और कीमती था। मैंने उसे कभी पूरी तरह अपना नहीं माना था, इसलिए बिना कुछ कहे वापस कर दिया। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, शुक्रिया बेटा, तुमने बहुत बड़ा दिल दिखाया। उनकी बातें सुनकर मैंने हल्की सी मुस्कान तो दे दी, लेकिन अंदर से एक खालीपन महसूस हो रहा था। रात को घर का माहौल थोड़ा अलग लग रहा था। मेरे ससुर ने कहा कि
कि आज खाना नहीं बनाएंगे, बाहर से मंगा लेते हैं। ये सुनकर सब खुश हो गए और मैं भी चुपचाप उनके साथ बैठ गई। थोड़ी देर बाद पिज्ज़ा आ गया और सब लोग साथ बैठकर खाने लगे। हंसी मजाक चल रहा था, जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो। लेकिन जब पिज्ज़ा देने वाला आया तो उसके पैसे भी मैंने ही दिए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पैसे देकर वापस आकर बैठ गई। सब लोग खुशी से खाते रहे और मैं भी उनके साथ बैठी रही, लेकिन मेरे दिल में अजीब सा खालीपन बना रहा। मेरा सोने का सेट मेरे हाथ से जा चुका था, जिसकी आज के समय में करीब 1 लाख रुपए कीमत थी। रात को मैंने सतीश से इस बारे में बात की और बताया कि बाबा ने सेट ले लिया है। उसने बहुत सामान्य तरीके से कहा कि हाँ, बाबा को ज़रूरत थी। मैंने पूछा कि किस काम के लिए ज़रूरत थी, तो उसने कहा कि उसे नहीं पता। मैंने कहा कि अगर इतनी बड़ी ज़रूरत है तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये सुनकर उसका व्यवहार बदल गया और उसने कहा कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, वह उनकी चीज़ थी, उन्होंने वापस ले ली। मैंने धीरे से कहा कि मैं यह नहीं पूछ रही कि क्यों लिया, मैं तो बस यह जानना चाहती हूँ कि अगर सच में कोई परेशानी है तो शायद मैं भी मदद कर सकूँ। इस पर उसने तुरंत कहा कि तुमने जितनी मदद करनी थी कर दी, अब इस बात को यही ख़त्म करो। उसकी ये बात सुनकर मैं चुप हो गई, लेकिन मेरे दिल में गहरा दुख रह गया। अब मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि इस घर में मैं सिर्फ एक सदस्य नहीं, बल्कि एक ऐसा जरिया बन गई हूँ जिससे सब चाहे जो चाहे ले लिया जाता है। मैंने उनकी हरकतों से इतने परेशान हो गई थी कि मेरे दिल में उनके लिए नफरत पैदा होने लगी थी। वे लोग हंसकर और प्यार से बात करके अपना मतलब निकाल लेते थे। अब मुझे उनकी हर बात में कोई छिपा हुआ मतलब नज़र आने लगा था। ऐसा लगता था जैसे हर मुस्कान के पीछे कोई मकसद छिपा हो। मेरा पति भी अब मुझे वैसा ही लगने लगा था। पहले उसकी बातों में अपनापन महसूस होता था, लेकिन अब वही बातें बोझ जैसी लगने लगी थी। मुझे ऐसा लगता था कि इस घर में सबने एक तरीका अपना लिया है, सीधे कुछ नहीं मांगना, बस प्यार से बात करना, ताकि सामने वाला खुद ही सब कुछ दे दे। जब भी मैं उन्हें देखती तो यही महसूस होता कि मैं सिर्फ एक जरिया हूँ जिससे वे अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। बाहर से घर का माहौल पहले जैसा ही था, हंसी मजाक और बातें होती थी, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ बदल चुका था। अब मैं उनके साथ बैठती भी थी तो मेरा मन नहीं लगता था। हर चीज़ मुझे नकली लगती थी, जैसे सब लोग कोई किरदार निभा रहे हो और मैं ही सच्चाई देख रही हूँ। दूसरी तरफ मिनल थी, जो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। कभी खिड़की के पास बैठी रहती तो कभी उसकी जंजीर की हल्की आवाज़ सुनाई देती थी। पहले उसे देखकर मुझे उस पर तरस आता था और मैं उसके लिए दिल से दुआ करती थी, लेकिन अब न जाने क्यों उसे देखकर मुझे गुस्सा आने लगा था। शायद इसलिए कि वह भी उसी घर का हिस्सा थी जिसने मुझे अंदर से बदल दिया था। अब मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। मैं वह कविता नहीं रही थी जो हर बात पर मुस्कुरा देती थी। अब मेरे दिल में सिर्फ बोझ, खामोशी और एक गहरा दर्द था जो हर दिन बढ़ता जा रहा था। कई बार मन करता था कि मैं सबके सामने खड़े होकर साफ साफ कह दूं कि अब बहुत हो गया, लेकिन फिर यह सोचकर रुक जाती थी कि अगर मैंने कुछ कहा तो वे लोग खुद को मासूम साबित कर देंगे और कहेंगे कि उन्होंने मुझ पर कभी कोई दबाव नहीं डाला, मैं अपनी मर्जी से सब करती हूँ। बाहर वालों को भी यही लगेगा कि सब ठीक है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, और फिर गलती मेरी ही मानी जाएगी। मैं ऐसी स्थिति में फंस गई थी कि न खुलकर अपनी बात कह पा रही थी और न ही चुप रहकर सुकून मिल रहा था। मेरे अंदर हर समय एक लड़ाई चल रही थी। दिल कहता था कि अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन दिमाग डराता था कि इससे हालत और ख़राब हो जाएंगे और गलती भी मुझ पर ही आ जाएगी। हर रात मैं इन्हीं बातों को सोचते हुए सो जाती और हर सुबह वही उलझन फिर से शुरू हो जाती। अब सच में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं,
क्योंकि ज़िंदगी के इस मोड़ पर हर रास्ता मुश्किल लग रहा था और हर फैसला मुझे और ज़्यादा उलझा रहा था। एक दिन घर के सभी लोग एक शादी में जाने की तैयारी कर रहे थे। घर में भागदौड़ का माहौल था। कोई कपड़ों को लेकर परेशान था तो कोई समय की चिंता कर रहा था। मुझे कहा गया कि मिनल के लिए खाना खिड़की के पास रख देना। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जाते जाते उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि गाड़ी का किराया भी मैं ही दे दूँ, वे बाद में देख लेंगे। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं चुप रही और पैसे दे दिए। उनके जाने के बाद घर एकदम शांत हो गया। मैं रसोई में खड़ी बर्तन धो रही थी और उनकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरा मन बहुत भारी था। मैं सोच रही थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही क्यों आ रही है। फिर मैंने खुद को संभाला और मिनल के लिए खाना लेकर उस कमरे की तरफ गई जहाँ उसे बंद करके रखा जाता था। वह वही खिड़की थी जहाँ से उसे खाना दिया जाता था। मैंने खाना खिड़की के पास रखा और जैसे ही उसे आवाज़ दी तो पहली बार उसकी बहुत कमज़ोर और टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, मुझे खोल दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। यह सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि जब से मैं इस घर में आई थी मैंने उसे कभी बोलते नहीं सुना था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम बोल सकती हो? उसने फिर धीमी आवाज़ में कहा, मुझे खोल दो प्लीज़। उसकी आवाज़ में बहुत दर्द था और उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिख रही थी। मैंने डरते हुए कहा कि मैं उसे नहीं खोल सकती। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूँगी? यह सुनते ही वह रोने लगी और फिर से बोली, बस एक बार मुझे खोल दो। उसकी बेबसी देखकर मेरा दिल कांप गया। मैं धीरे धीरे उसके पास गई और जंजीर को देखा। वह काफ़ी मजबूत थी और मेरे हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके उसे खोल दिया। जैसे ही वह आज़ाद हुई वह तुरंत मेरे पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मैं यह सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो गई और मैंने पूछा, क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मैं इन लोगों की बेटी नहीं हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, सतीश की पहली पत्नी। यह सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है? वह रोते हुए बोली, हाँ, ये लोग मुझे भी शादी करके लाए थे। मैं भी तुम्हारी तरह कमाती थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ भी यही किया। उन्होंने मुझे हर तरह से इस्तेमाल किया और मुझे मानसिक रूप से बीमार बना दिया। मैं चुपचाप खड़ी उसे देखती रही। वह काँप रही थी और उसकी आवाज़ टूट रही थी। उसने आगे कहा, मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप है। तुम यहाँ से निकल जाओ। मैंने फिर कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तब उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वह दुल्हन बनी हुई थी और सतीश उसके साथ बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। मैंने वह तस्वीर देखी और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा सच हो सकता है, लेकिन वह तस्वीर झूठ नहीं थी। मैं बिल्कुल चुप हो गई और मेरा दिमाग जैसे काम करना बंद कर गया। मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया और मैं सोचने लगी कि अगर ये सब सच है तो ये लोग कौन हैं और मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। मेरी आंखों के सामने पिछले कुछ दिनों की सारी बातें घूमने लगी। हर बार पैसे मांगना और हर चुप्पी अब मुझे समझ आने लगी। मुझे लगा कि मैं खुद ही एक ऐसे जाल में फंस गई हूँ जहाँ से निकलना मुश्किल है। मैंने मिनल की तरफ देखा। वो रो रही थी और बार बार कह रही थी कि यहाँ से अब भी निकल जाओ, अभी भी समय है। मैंने हिम्मत करके कहा कि मैं पुलिस को फ़ोन करती हूँ। मेरे हाथ काँप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन निकालकर कॉल कर दी। मिनल ने भी हाँ कर दी कि वह अपना बयान देगी और उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। थोड़ी ही देर में पुलिस आ गई। मिनल ने अपना बयान दिया और वह तस्वीर भी दिखाई जो सबसे बड़ा सबूत थी। मैंने भी अपने साथ हुई हर बात साफ साफ बता दी। जैसे ही मौका मिला
हम दोनों ने अपना सामान लिया और उस घर से बाहर निकल आए। उस घर को पीछे छोड़ते ही मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। हमारी सुरक्षा के लिए हमें अस्पताल ले जाया गया। मिनल बहुत कमज़ोर थी। उसके शरीर और मन दोनों पर थकान और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वह कई दिनों तक इलाज कराती रही और मैं हर समय उसके साथ रही। बाद में जब सतीश और उसके घर वाले लौटे तो उन्हें पता चला कि अब सब कुछ उनके खिलाफ जा चुका है। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था और कार्रवाई शुरू हो गई थी। यह पहली बार था जब एक आदमी की दो पत्नियों ने मिलकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। कुछ समय बाद मिनल मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई। वह मेरे साथ रहने लगी क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं था। अब हम दोनों आज़ाद थे। बाद में मुझे पता चला कि मिनल ने एमए तक पढ़ाई की थी। वह पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी को ज़बरदस्ती बर्बाद कर दिया गया था। हमने उसकी डिग्री दोबारा निकलवाई और उसके लिए नौकरी ढूंढना शुरू किया। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी बदलने लगी। मुझे पहली बार समझ आया कि आज़ादी क्या होती है और अपनी इज्जत के साथ जीना क्या होता है। मैं आज भी उस दिन को नहीं भूलती जब मैंने सच्चाई का सामना किया था, क्योंकि उसी दिन मुझे खुद को वापस पाने का एहसास हुआ था। यह बहुत बड़ी बात थी कि मिनल ने मुझे सच बताया और हम दोनों उस मुश्किल हालत से बाहर निकल पाए। पहले मेरे साथ इतना बुरा नहीं हो रहा था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था, क्योंकि असली परेशानी तो वहीं से शुरू होती है। सतीश के बारे में हमें बाद में कुछ पता नहीं चला। बस इतना लगता है कि उन्होंने जमानत ज़रूर करवा ली होगी। धारा 400 जैसे मामलों में अक्सर जमानत मिल जाती है, लेकिन चिंता की बात यह है कि ऐसे लोग फिर किसी और लड़की को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए यही दुआ है कि कोई भी दोबारा उनके जाल में न फंसे। इस कहानी से सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि ज़िंदगी में किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे रिश्ता कितना भी करीब क्यों न हो। जब किसी की नीयत खराब होती है तो रिश्ते सिर्फ दिखावा बन जाते हैं और असली सच्चाई कुछ और ही होती है। यह भी समझना ज़रूरी है कि चुप रहना कई बार गलत को और बढ़ावा देता है। जब हम अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते तो लोग हमारी चुप्पी को कमज़ोरी समझ लेते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए सही समय पर अपनी बात कहना और अपने हक के लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई प्यार और इज्जत के नाम पर बार बार आपका फ़ायदा उठा रहा है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी असली नीयत को समझना चाहिए। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर नरमी प्यार नहीं होती। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी समझ और सही फैसले लेने की क्षमता होती है। अगर हम सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसले लेते हैं तो अक्सर गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन जब हम शांति से सोचते हैं तो बड़े से बड़ा धोखा भी समझ सकते हैं। पढ़ाई का असली मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, बल्कि सही और गलत में फ़र्क समझना और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत रखना है, चाहे हालात कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। समाज में कुछ लोग दूसरों की कमज़ोरी और भरोसे का फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए हर इंसान को अपने फैसले खुद लेने चाहिए और किसी के कहने पर अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़नी चाहिए। सच का सामना करना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन यही सच इंसान को आज़ादी देता है और उसी आज़ादी में असली सुकून मिलता है। इंसान चाहे कितनी भी परेशानियों से गुजरे, अगर वह सच का साथ देता है तो वह अपनी ज़िंदगी फिर से बेहतर बना सकता है। मुश्किल समय में अगर कोई एक भी इंसान साथ खड़ा हो जाए तो वह पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। कई बार अजनबी लोग भी अपने बन जाते हैं और असली रिश्तों की पहचान हो जाती है। अंत में यही दुआ है कि भगवान हर बेटी का नसीब अच्छा करे, उसे अच्छे लोग मिले और किसी के साथ भी वैसा बुरा ना हो जैसा मिनल के साथ हुआ या मेरे साथ हो सकता था। आप सब भी हमारे लिए दुआ करें। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी।
इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।